इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल बैंकिंग के मॉड्यूल ए का यूनिट नंबर 1 जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन है, इसको हम शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं कि यूनिट फर्स्ट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस जो है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं देखते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ आईटी इन डिफरेंट डायमेंशन ऑफ लाइफ। तो जो इसका पढ़ने का क्या मतलब है इस यूनिट का, पहला है द इम्पैक्ट ऑफ आईटी इन डिफरेंट डायमेंशन ऑफ लाइफ। आईटी का हमारे जीवन में, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसका क्या डायमेंशंस है, हमारे जीवन में क्या उसके इम्पैक्ट होंगे, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, वो इसमें समझेंगे। फिर द स्ट्रेटजी इश्यूज ऑफ आईटी इन फाइनेंशियल सेक्टर। जो आईटी का जो है हमारे फाइनेंशियल सेक्टर में क्या स्ट्रेटजीज हैं, क्या इश्यूज हैं, क्या क्या मुद्दे हैं, उसके क्या क्या कैसे कैसे काम करता है, वो ये 2 मेजर पॉइंट्स हैं जिसको हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं। पहला है इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसका इम्पैक्ट क्या क्या पड़ता है हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, वो देखते हैं। पीपल विल यूज़ देयर कंप्यूटर्स टू टेक मोर एंड मोर डिसीजंस। पीपल्स क्या करते हैं, लोगों का यूज़ क्या करते हैं, क्या यूज़ करते हैं कंप्यूटर्स का, टू टेक मोर एंड मोर डिसीजंस। कंप्यूटर का यूज़ क्या है डिसीजंस लेने में। People will be able to access the entertainment and information resources of the world at home rather than sitting a foot outside. लोग क्या करते हैं, इसका यूज़ क्या करते हैं आईटी का, एक्सेस द एंटरटेनमेंट अपने मनोरंजन के लिए, एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, जो जितनी भी सूचनाएं हैं, जितनी भी न्यूज़ हैं ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड की, वो अपने घर बैठे ही उनको प्राप्त कर लेते हैं, ना कि बाहर सिटिंग ए फुट आउटसाइड, बिना बाहर बैठे या बिना बाहर गए वो उसका यूज़ कर लेते हैं, घर पे ही उसको एक्सेस कर लेते हैं। आईटी विल मेक हाउस मोर कंफर्टेबल। आईटी क्या करती है, आईटी विल मेक हाउस मोर कंफर्टेबल। आईटी उसके हाउसेस को, घरों को मोर कंफर्टेबल बना देती है, मोर इकोनॉमिकल एंड मोर सिक्योर बना देती है। कैसे, अगर हम अपने घरों में जैसे एसी लगा हुआ है, टीवी लगी हुई है, फैन लगे हुए हैं, लाइटें लगी हुई हैं, तो वो कंफर्टेबल बन गया, रहने लायक बन गया। मोर इकोनॉमिकल एंड मोर सिक्योर, सिक्योरिटी कर देते हैं, हम बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट लगा देते हैं डोर गेट पे, और कैमरेज लगवा देते हैं। इस तरह हम करके क्या करते हैं, इसको और मोर सिक्योर बना देते हैं। फिर सेल्फ ड्रिवन कार्स में इसका यूज़ होता है आईटी का, खुद से चलने वाली कारों में, ऑलरेडी देयर जो पहले से हैं, एंड आर एक्सपेक्टेड टू बी ऑन द रोड्स इन एवरी नियर फ्यूचर्स, और सभी जगह पर ये बहुत ही जल्दी फ्यूचर्स में आ जाएंगी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT, इफ़ यू own a स्मार्टफोन एंड wear a Fitbit, then the internet of things phenomena is already impacting of your life and probably more than you think। क्या है मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, जो जितनी भी चीज़ें हैं इंटरनेट पे वो सब आपको क्या करती हैं, कहीं ना कहीं अफेक्ट करती हैं। इफ़ यू हैव ऑन ए स्मार्टफोन, आपके पास अपना स्मार्टफोन है, एंड वियर ए फिटबिट, आप फिटबिट एक वो घड़ी जो होती है, जो हार्ट बीट और फुटप्रिंट से फुट आप कितना चले हैं वो सब नापते हैं, वियर ए फिटबिट, देन द इंटरनेट ऑफ थिंग्स फिनोमेना इज ऑलरेडी इम्पैक्टिंग योर डेली लाइफ। तब आप कहीं ना कहीं जो है इंटरनेट और आईटी जो है आपको कहीं ना कहीं क्या कर रही है, आपके डेली लाइफ में इम्पैक्ट डाल रही है। इम्पैक्ट ऑन बिजनेस, अभी हमने क्या पढ़ा आईटी का इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हमारी लाइफ में इम्पैक्ट क्या है वो हमने पढ़ा। अब अगला है इम्पैक्ट ऑन बिजनेस एंड इकोनॉमी। अब बिजनेस और इकोनॉमी में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है आईटी का, वो हम देखेंगे कि बिजनेस में इम्पैक्ट क्या पड़ता है। पहला है ग्लोबल प्रोडक्टिविटी विल क्लाइम रैपिडली। जो हमारी प्रोडक्टिविटी होती है, किसी चीज़ को, सामान को बनाने में जो प्रोडक्टिविटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। द न्यू
Cyber technology permit the increasing automations of production such as robotic mining and framing machines will produce the raw material for automated फैक्ट्रीज फिनिशिंग द गुड्स। क्या करती है, ग्लोबल प्रोडक्टिविटी विल क्लाइम रैपिडली, जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। द न्यू साइबर टेक्नोलॉजी, जो नई साइबर टेक्नोलॉजी है वो क्या करती है, वो परमिट करती है द इंक्रीजिंग ऑटोमेशन। ऑटोमेशंस मतलब मशीनों का प्रयोग जो स्वचालित होती हैं, खुद से वो बनाती हैं, ऑफ द प्रोडक्शंस इंक्रीज को खुद से करती हैं एज ए रोबोटिक, जिसमें रोबोटिक का यूज़ किया जाता है। और produce the raw materials for automatic factories finishing the goods, human producing the factories finishing the goods, अपने आप ऑटोमेटिक बने हुए, जैसे इस तरह इस समय भी मशीनें इस तरह आ गई हैं कि आपको आदमी का इंटरवेंशन कम हो गया है, मशीनें स्वचालित एक फिनिश गुड्स बना के दे रही हैं। ह्यूमन फार्मर्स एंड माइनर्स विल supervise operations by watching video screen in clean safe air condition office। और जो ह्यूमन फार्मर्स हैं एंड माइनर्स हैं वो सब क्या करते हैं, केवल सुपरवाइज करते हैं उसको, ऑपरेशंस को, बाय वाचिंग वीडियो स्क्रीन्स में देख के एक एयर कंडीशन ऑफिस में बैठ के केवल उन मशीनों को सुपरवाइज करते रहते हैं कि काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद क्या है, लिविंग स्टैंडर्ड्स जो है, लिविंग स्टैंडर्ड विल क्लाइम अराउंड द वर्ल्ड, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। लिविंग जो स्टैंडर्ड है विल क्लाइम अराउंड द वर्ल्ड, जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बढ़ गया है पूरे वर्ल्ड में। इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी शुड बूस्ट लिविंग स्टैंडर्ड इन द फ्यूचर्स एज इन पास्ट। लिविंग स्टैंडर्ड से वो बढ़ जाएगा एट कंपेरिजन टू द पास्ट, जैसा कि हमारा पहले था उससे अच्छा हो जाएगा। आईटी विल क्रिएट बोथ रिच एंड पुअर। आईटी से क्या होता है, रिच और पुअर दोनों क्रिएट होते हैं। टेक्नोलॉजी अलाउज बिजनेस टू रीच न्यू इकोनॉमिक मार्केट। टेक्नोलॉजी क्या करती है, अलाउज बिजनेस टू रीच न्यू इकोनॉमिक मार्केट। टेक्नोलॉजी की सहायता से हम नए मार्केट मतलब नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। बायर्स एंड सेलर्स विल फाइंड इट ईजियर टू मेक कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर इन टुमारोज साइबर मॉल्स। और बायर्स और यूजर्स क्या होते हैं, वो एक दूसरे से इजीली कांटेक्ट कर पा रहे हैं। द रिजल्ट शुड बी टू प्रोड्यूस मार्केटिंग कॉस्ट एंड इंक्रीज कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। इससे क्या बढ़ रहा है, कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन भी बढ़ रहा है और मार्केट कॉस्ट भी रिड्यूस हो रही है। फिर उसके बाद क्या है, ई कॉमर्स अलाउज कस्टमर्स। ई कॉमर्स क्या कर रहा है, कस्टमर्स को अलाउ कर रहा है। E-commerce allows customers to overcome geographical barriers and allows them to produce products anytime and from anywhere। तो ई-कॉमर्स अलाउ करता है। ई-कॉमर्स जैसे हो गई हमारा ये फ्लिपकार्ट्स हो गया, अमेजन हो गया, तो ये एक तरह का ई कॉमर्स साइटें हैं जहाँ पर कस्टमर्स क्या करता है, टू ओवरकम, जहाँ पर पहुंचकर जियोग्राफिकल बैरियर्स नहीं रहता, वो किसी भी समय किसी भी स्थान से, एंड अलाउज देम टू परचेज प्रोडक्ट्स, कभी भी किसी भी समय कहीं से भी वो सामान खरीद सकता है, एट एनी टाइम एंड फ्रॉम एनीवेयर, और कहीं से भी। इन इंडिया द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 गवर्न्स द बेसिक एप्लीकेबिलिटी ऑफ ई कॉमर्स। तो जो ई कॉमर्स है उसमें आईटी का कौन सा रूल लगता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एप्लीकेबल होता है। फिर उसके बाद क्या है, साइबर टेक्नोलॉजी में रिड्यूस हायरार्की इन ऑर्गेनाइजेशंस, साइबर टेक्नोलॉजी में रिड्यूस हायरार्की इन ऑर्गेनाइजेशंस। जो साइबर टेक्नोलॉजी आ जाने से क्या होता है, हायरार्की को रिड्यूस कर दिया है। फ्यूअर मिडल्स मैनेजर्स आर नीडेड फॉर सुपरविजन। जो मिडिल मैनेजर्स होते हैं बीच में, जैसे टॉप में हो गया और एक बॉटम में हो गया, तो उसके बीच में भी मैनेजर होते हैं जो सुपरवाइज करने के लिए, आर नीडेड
फॉर सुपरविजन एंड रिपोर्टिंग, उन्हें उनका सुपरविजन किया जाता है एंड रिपोर्टिंग की जाती है। एंड ईमेल ऑफर्स न्यू चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशंस बिटवीन वर्कर्स हु प्रीवियसली डिड नॉट कम्युनिकेट मच विथ ईच अदर। ईमेल्स अभी और ईमेल्स जो है एक नया जरिया है कम्युनिकेट करने का। न्यू चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशंस बिटवीन वर्कर्स एंड प्रीवियसली डिड नॉट कम्युनिकेट मच विथ ईच अदर। अब जैसे कई ऐसे चीज़ें होती हैं जहाँ पर वर्कर्स जो है डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर पाते, लेकिन ईमेल के आने से वो एक दूसरे से आराम से बात कर सकते हैं। जैसे कि आप बैंक में ही देख लीजिए, आप एमडी या सीईओ से बात नहीं कर सकते या किसी ऊंचे टॉप मैनेजमेंट को आप डायरेक्टली पहुंच नहीं सकते, लेकिन ईमेल के आ जाने से आप ईमेल कर सकते हैं। इवन एंट्री लेवल एम्प्लॉयज़ में कम्युनिकेट डायरेक्टली विथ सीईओ। डायरेक्टली एंट्री लेवल का मतलब क्या हो गया कि क्लर्क हो गए या सब स्टाफ हो गए, वो भी अगर ईमेल का यूज़ करना चाहता है तो डायरेक्टली सीईओ को मेल कर सकता है। प्रोवाइडिंग आइडियाज़ फॉर इम्प्रूवमेंट, जिसमें वो अपने आइडियाज़ को प्रोवाइड कर सकता है कि इम्प्रूवमेंट के लिए कौन कौन से आइडिया हैं। तो ये एक ईमेल के आ जाने से ये बैरियर ख़त्म हो गया है। उसके बाद इम्पैक्ट ऑन मनी, मनी पर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है आईटी का, वो हम देखते हैं। जैसे पीपल विल कैरी मोस्ट ऑफ देयर फाइनेंशियल बिजनेस ऑन कंप्यूटर्स फ्रॉम देयर होम्स। मैंने क्या हो रहा है, लोग कैरी मोस्ट ऑफ देयर फाइनेंशियल बिजनेस, बहुत सारे अपना फाइनेंशियल बिजनेस कहाँ से कर रहे हैं, फ्रॉम देयर होम से, अपने घर से ही कर रहे हैं। दे विल पे बिल्स बाय स्टॉक एंड कीप ट्रैक ऑफ देयर बजट्स। बेस्ट ऑफ ऑल, वो क्या करते हैं, दे विल पे बिल्स, अपने बिल्स को पे कर रहे हैं घर से ही बैठे, बाई स्टॉक्स को बाई कर रहे हैं, एंड कीप ट्रैक ऑफ देयर बजट्स, और अपने बजट्स का रिकॉर्ड्स रख रहे हैं कि उन्होंने कितना पैसा कहाँ कहाँ खर्च किया। बेस्ट ऑफ ऑल मच बिजनेस विल बी हैंडलेड ऑटोमेटिकली, और बहुत सारे बिजनेस ऑटोमेटिकली हैंडल हो रहे हैं ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर के जरिए। पेमेंट्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट भी घर बैठे कर रहा है, टेलीफोन का भी कर रहा है, मॉर्गेज भी कर रहा है, एंड इवन डिपार्टमेंट स्टोर्स विल बी मेड ऑटोमेटिकली अनलेस द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस आर काउंटर मैंडेट। जब तक हम स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस उसमें लगा दिए जाते हैं, पेमेंट ऑटोमेटिक उसी पर्टिकुलर डेट को ऑटोमेटिक हो रही है, टेलीफोन बिल ऑटोमेटिक हो रहे हैं, मॉर्गेज किसी चीज़ का है वो भी देखा जा रहा है, एंड डिपार्टमेंट स्टोर, सारा चीज़ जितना भी कहने का मतलब है वो सारा ऑटोमेटिकली हो रहा है। फिर है फिजिकल करेंसी विल बिकम्स लेस पॉपुलर। फिजिकल करेंसी जो है वो कम पॉपुलर हो गई है। क्यों कम पॉपुलर हो गई है, क्योंकि हम सारा जितना भी पेमेंट है वो हम किसके थ्रू कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं। तो डिजिटल करेंसी का यूज़ हो रहा है, डिजिटल पेमेंट का यूज़ हो रहा है, सॉरी करेंसी नहीं, डिजिटल पेमेंट का तरीका ज़्यादा यूज़ हो रहा है। बिकम लेस पॉपुलर, इसलिए फिजिकल करेंसी लेस पॉपुलर हो गई है। वी विल यूज़ स्मार्ट कार्ड, उसकी जगह हम क्या यूज़ कर रहे हैं, स्मार्ट कार्ड्स एंड अदर पेमेंट्स चैनल्स लाइक मोबाइल ऐप्स टू पे फॉर मेनी स्मॉल परचेज। हम छोटी छोटी परचेजेस के लिए हम कैसे पेमेंट कर रहे हैं, मोबाइल ऐप्स के थ्रू कर रहे हैं। स्मार्ट कार्ड्स में आल्सो बी यूज्ड, स्मार्ट कार्ड्स और किस में यूज़ हो रहे हैं, फॉर रिकॉर्डिंग मेडिकल डेटा, शॉपिंग अकाउंट्स। देखा होगा कई बड़े बड़े अस्पतालों में एक कार्ड्स दे दिए जाते हैं स्मार्ट, जिसमें आपका मेडिकल का सारा डेटा, कब आपने कौन सा ट्रीटमेंट हुआ, सब उसी में स्टोर हो रहा है। शॉपिंग अकाउंट्स का कार्ड्स मिल जाता है, एंड मिसलेनियस इंफॉर्मेशन, जिसमें कई सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी इंटर होती है। तो ये सब क्या है, एक तरीके का स्मार्ट कार्ड्स हैं। द स्मार्ट कार्ड्स में कंटेन ए फोटोग्राफ, इसमें फोटोग्राफ भी हो सकती है, एंड परहैप्स ए फिंगरप्रिंट ऑफ द होल्डर्स टू कीप थीव्स फ्रॉम एब्यूजिंग द कार्ड्स। और इसमें फोटोग्राफ भी हो सकती है, यहाँ तक कि फिंगरप्रिंट भी हो सकते हैं, जिससे अगर चोरी हो जाता है तो भी उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो यूज़ नहीं कर पाएगा जो भी उसको पाएगा, क्योंकि बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट्स उसमें डाल दिए जाएंगे। फिर अगला है कंप्यूटर प्रोग्राम्स विल लाइकली बिकम द ग्रेट फाइनेंशियल विजॉर्ट्स फॉर द फ्यूचर वेयर इट कैन बी
ए वर्ल्ड चेस चैंपियंस इन ए स्पीड चेस टूर्नामेंट। क्या कंप्यूटर प्रोग्राम्स लाइकली बिकम द ग्रेट फाइनेंशियल विजर्ड्स। अब कंप्यूटर प्रोग्राम्स का यूज़ कहाँ कहाँ होने लगा, फाइनेंशियल्स में भी खूब ज़्यादा होने लगा है। ऑफ द फ्यूचर्स वेयर, जहाँ पर क्या होगा, वेयर इट कैन बीट ए वर्ल्ड चेस। कंप्यूटर प्रोग्राम्स इतने आगे हो गए हैं कि वो किस चेस में जो भी विनर है उसको उसकी स्पीड में इस तरह टूर्नामेंट में हरा सकते हैं कि उसका कोई जवाब नहीं है। Electronic banking is becoming increasingly global, which means that people should find it easy to keep their money in different countries and currencies। तो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के यूज़ होने से क्या हो गया है, ये ग्लोबली बढ़ गया है, जिससे क्या हो रहा है, विच मीन्स दैट पीपल्स एक ही जगह पे अपना अकाउंट नहीं रखेंगे। फाइंड इट इजी टू कीप देयर मनी, वो अपना पैसा कहाँ रखेंगे, डिफरेंट कंट्रीज एंड डिफरेंट करेंसीज में रखना पसंद करते हैं। तो इससे उन्हें क्या है कि टैक्स बचाने के लिए और भी तरीके से वो अपने पैसे को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी रख सकते हैं, रखते ही हैं। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ने ईज ऑफ एक्सेस दे दिया है, आदमी कहीं से भी उसको ट्रांजेक्शन्स कर सकता है। फिर अगला है कपल्ड विथ डीमोनेटाइजेशंस, COVID-19 pandemic has contributed in increasing digitally transactions। जब ये COVID-19 आया, इसकी वजह से क्या हुआ, डिजिटल ट्रांजेक्शन्स बढ़ गए हैं, मल्टीफोल्डेड कई वेज में बढ़ गए हैं। जैसे टुडे इंडिया हैज़ इमर्ज्ड एज ए ग्लोबल लीडर्स इन रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स, जिसमें इंडिया में भी डिजिटल पेमेंट्स रियल टाइम में काफ़ी बढ़ गए हैं। हैंडलिंग अबाउट 122 मिलियंस ट्रांजेक्शन्स पर डे, मतलब 122 मिलियंस ट्रांजेक्शन्स एक दिन में हो रहे हैं इन द फाइनेंशियल ईयर 2021 में। क्यों, क्योंकि फिजिकल ये COVID-19 आ जाने से वजह से लोग टच करना कम कर दिए थे, जिसकी वजह से डिजिटल ट्रांजेक्शन्स को बढ़ावा मिला और क्या हुआ, 122 मिलियन 122 मिलियंस ट्रांजेक्शन्स 2021 में, 20 और 21 में इतने ट्रांजेक्शन्स हुए हैं। साइबर सिक्योरिटी स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैज सडनली गेन्ड ए ट्रेमेंडस इंपॉर्टेंस इन द प्रेजेंट सिनेरियो, जिसकी वजह से इतने ट्रांजेक्शन्स बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि साइबर सिक्योरिटी का खतरा बढ़ेगा कि कोई ना कोई हैकर्स या किसी भी तरीके से फाइनेंशियल लॉस ना हो जाए। साइबर सिक्योरिटी स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल हैज सडनली गेन्ड ए ट्रेमेंडस इंपॉर्टेंस इन द प्रेजेंट सिनेरियो, जिसकी वजह से इसको भी साइबर सिक्योरिटी की तरफ भी गवर्नमेंट ने ध्यान दिया है। 10 इस तरह इंटरप्राइजेस वाइड फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट EFRM, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। इंटरप्राइज वाइड फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट, ये बैंकों में भी होती है। FRM एक सेक्शन बनाया जाता है जो कि हर तरह का फ्रॉड को डील करता है। सॉल्यूशंस मॉनिटरिंग कार्ड एंड डिजिटल ट्रांजेक्शंस फॉर पॉसिबल फ्रॉड्स हैव बिकम कॉमन इन बैंक्स। बैंकों में अगर कोई भी फ्रॉड्स हो रहा है तो उनको मॉनिटर करने के लिए EFRM सेक्शन या डिपार्टमेंट बनाया जाता है, जिसको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है इंटरप्राइजेस वाइड फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट, जिसको EFRM बोलते हैं। ये आपको याद रखना होगा कि EFRM का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका काम क्या है, ये पता होना चाहिए। फिर आगे देखते हैं इम्पैक्ट ऑन गवर्नमेंट। अब IT का गवर्नमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो वो देखते हैं कि IT के आने से इम्पैक्ट क्या पड़ा। गवर्नमेंट फाइनेंस इज नॉट इसेंशियली टू डेवलपमेंट ऑफ IT, इट विल स्प्रेड रैपिडली बिकॉज पीपल वांट इट एंड विल पे फॉर इट। गवर्नमेंट फाइनेंस इज नॉट इसेंशियली, गवर्नमेंट फाइनेंस जरूरी नहीं है टू डेवलपमेंट ऑफ IT, गवर्नमेंट का जरूरी नहीं है IT के ऊपर पैसा खर्चा करे, लेकिन इट विल स्प्रेड रैपिडली, ये इस तरह से फैल गई है कि लोग इसके लिए पे करना चाहते हैं, इसलिए गवर्नमेंट को इसको करना पड़ता है। गवर्नमेंट्स विल हैव ओनली लिमिटेड कंट्रोल ओवर साइबर स्पेस। गवर्नमेंट क्या कोई भी व्यक्ति का या कोई भी संस्था का साइबर स्पेस पे लिमिटेड कंट्रोल है, इसलिए गवर्नमेंट कैन ट्रैक डाउन एंड पेनलाइज इंडिविजुअल हु यूज IT फॉर इलीगल पर्पस। इसलिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उसको ट्रैक डाउन कर सकती है, उसको कम कर सकती है, पेनलाइज कर सकती है। जो ऐसे व्यक्ति जो इसके लिए IT के लिए इलीगल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं उन पे पेनाल्टी लगा सकती है, बट टाइट सेंसरशिप में भी इम्पॉसिबल।
लेकिन ऐसा इम्पॉसिबल है कि पूरी तरह से प्रतिबंधित कर पाए या उसको पूरी तरीके से रोक पाना ये गवर्नमेंट के भी बस की बात नहीं है, क्योंकि साइबर स्पेस ऐसा ही है कि जिस पे कंट्रोल्स नहीं होते। इंफॉर्मेशन अबाउट लॉज रेगुलेशंस गवर्नमेंट, इंफॉर्मेशन अबाउट लॉज regulations, government policies, political candidates and party positions bill become routinely available on computers networks। अब क्या होगा, इंफॉर्मेशन अबाउट लास्ट कौन कौन से जो कानून हैं उनके इंफॉर्मेशंस, उनके रेगुलेशंस, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या है, पॉलिटिकल कैंडिडेट्स कैसे हैं, पार्टी की पोजीशन कैसी हैं, सारा इंफॉर्मेशंस कहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क्स मतलब इंटरनेट पे ऑलरेडी मौजूद रहता है। तो वोटर्स विल बी एबल टू रिव्यू, तो इससे क्या होगा, वोटर्स जितने भी मतदाता हैं वो रिव्यू कर सकते हैं कि कौन सा कैंडिडेट अच्छा है, कैंडिडेट बायोग्राफी देख सकते हैं एंड पॉलिटिकल पोजीशंस, उसकी पोजीशंस देख सकते हैं। बिफोर कास्टिंग बैलेट्स, वोट देने से पहले वो जज कर सकते हैं कि कौन सा बंदा हमारे लिए नेता बनने के लिए सही रहेगा, वो भी कर सकते हैं। फिर है सोशल मीडिया, सोशल मीडिया विच इज़ अ ग्रेट इनेबल ऑफ कम्युनिकेशंस, जो कि एक बहुत बड़ा साधन है कह सकते हैं कम्युनिकेशंस का। आल्सो में कंट्रीब्यूट टू एनर्जी इफ नॉट कंट्रोल वेल, ये भी उतनी ही घातक है अगर इसको ठीक से कंट्रोल नहीं किया गया। इससे क्या होता है, सोशल मीडिया से, ये सोशल मीडिया में अगर अफवाहें उड़ जाती हैं तो वो भी एक तरीके से इफ़ेक्ट करती हैं, तो ये गवर्नमेंट के लिए ये भी एक चिंता का विषय रहता है। इन इंडिया देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 53 करोड़ व्हाट्सएप यूजर्स, इंडिया में करीब 53 करोड़ व्हाट्सएप यूजर हैं, 45 करोड़ यूट्यूब यूजर हैं, 41 करोड़ फेसबुक यूजर्स हैं एंड 21 करोड़ इंस्टाग्राम यूजर्स हैं एंड 2 करोड़ ट्विटर्स यूजर्स हैं। ये सारे जितने हैं ये सब सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जहाँ पर हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं बिना एक दूसरे को जाने। तो ये भी गवर्नमेंट के लिए एक घातक हो सकता है विपरीत परिस्थितियों में। साइबर टेक्नोलॉजीज विल प्ले ए ग्रोइंग रोल इन फाइटिंग क्राइम एंड वायलेंस। अब साइबर क्राइम और वायलेंस में से लड़ने के लिए भी एक ग्रोइंग रोल प्ले करता है। कैसे करता है वो देखते हैं। इंडिविजुअल्स विल carry electronic devices that will signals their locations on computerized map in security office। जैसे देखा ही होगा कि फिल्मों में कि पुलिस जो है मोबाइल के सिग्नल से या और भी कोई कम्युनिकेशंस के सिग्नल से अपराधियों को ट्रेस कर लेती है। तो वो भी यहाँ साइबर क्राइम, साइबर टेक्नोलॉजी इस क्राइम में हेल्प करती है। सच एज दोज ऑन कंपास गुड रेंजिंग फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स टू क्लॉथिंग can be tagged electronically so that they can be tracked and identified if stolen। तो जितने भी गुड्स हैं ऑटोमोबाइल्स हैं, अब तो ऐसे ऐसे ट्रक्स हैं या ऑटोमोबाइल्स आ रहे हैं जिसमें जीपीएस लगा होता है, जिससे अगर वो चोरी हो जाते हैं तो उनको ट्रैक किया जा सकता है कि वो कहाँ कहाँ किसके पास हैं, कहाँ पर हैं मैप में, वो हम सब मैप में देख सकते हैं। मोर एंड मोर प्लेस बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट विल बी, इसका क्या मतलब है देखते हैं। मोर एंड मोर प्लेस बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट विल बी अंडर कांस्टेंट सर्विलांस। कोई भी प्लेस हो, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो, बाई ये वीडियो कैमरा, उस पर हम सर्विलांस कर सकते हैं वीडियो कैमरा से, उस पर निगरानी रखी जा सकती है। ब्रिटेन इज लीडिंग द वे इन यूजिंग क्लोज सर्किट टीवी टू मॉनिटर इंटायर टाउन्स एंड सिटी सेंटर, पार्किंग लॉट्स, स्ट्रीट्स, हाई क्राइम हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, चर्च etc। तो मतलब जो ब्रिटेन है वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वहाँ CCTV कैमरेज हैं जो कि मॉनिटर करता है लगभग हर प्लेस को, स्ट्रीट्स को, हाई क्राइम्स हाउसिंग प्रोजेक्ट्स है, चर्च है, किसी भी तरीके का हो उन सब पे क्या करता है, मॉनिटर करता है। इम्पैक्ट ऑन मीडिया, अब देखते हैं कि मीडिया पे आईटी का इम्पैक्ट क्या है एंड एंटरटेनमेंट का। अभी तक हमने क्या देख लिया, इम्पैक्ट ऑन गवर्नमेंट, इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल, इम्पैक्ट ऑन पब्लिक, इस तरह के कई सारे हमने देख लिया। अब अगला है इम्पैक्ट ऑन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। मीडिया और एंटरटेनमेंट पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। मेनी पीपल्स में लार्जली
abandon the real world in the futures, preferring to live in the fictitious world created by the entertainment industry। इसका कहने का मतलब है कि आने वाले फ्यूचर्स में लोग वास्तविक वर्ल्ड को छोड़ के, वास्तविक संसार को छोड़ के वो फिक्सिस वर्ड्स में जीना शुरू कर देंगे कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, जैसे हॉलीवुड्स की मूवीज़ में आपने देखा होगा, इस तरह में जीना पसंद करते हैं। दिस फिक्सिशियस वर्ड विल बी सो अट्रैक्टिव, ये इतना लुभावना है दैट मोस्ट पीपल्स विल वांट टू स्पेंड देयर लाइफ्स इन इट, कि लोग इसी में बस जीना चाहते हैं, वो वास्तविक दुनिया में को नहीं समझना चाहते हैं या उसको नहीं देखना चाहते हैं। द कंप्यूटर एंड वीडियो गेम इंडस्ट्री हैज़ ग्रोन फ्रॉम द फोकस्ड मार्केट टू मेन स्ट्रीम। इसी की वजह से जो वीडियो गेम इंडस्ट्री है वो काफ़ी उसमें बढ़ोतरी हुई है, ये आप कह सकते हैं कि उसमें काफ़ी डेवलपमेंट देखा गया है। मॉडर्न पर्सनल कंप्यूटर्स ओ मेनी एडवांसमेंट एंड इनोवेशंस टू द गेम इंडस्ट्री, जिसकी वजह से बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं जिसमें एडवांसमेंट हुआ है, जैसे साउंड कार्ड्स हो गए, ग्राफिक्स हो गए, कार्ड्स हो गए एंड 3D ग्राफिक्स, एक्सीलेटर हो गया, फास्टर CPU, जिसकी वजह से इसको एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी डेवलपमेंट मिला हुआ है। इन सब के एडवांसमेंट की वजह से साउंड कार्ड्स, ग्राफिक कार्ड्स ये अच्छे क्वालिटी या अच्छे तरीके के ग्राफिक्स कार्ड्स बन रहे हैं, जिसकी वजह से इसमें एक नया आप कह सकते हैं कि नया एडवांसमेंट हुआ है। मूवी फैंस इन द फ्यूचर्स विल हैव मोर पावर टू अल्टर फिल्म्स टू मीट देयर ओन स्पेसिफिकेशंस। अब अगर इसी तरह रहा तो मूवी फैंस जितने भी हैं वो फ्यूचर्स में अपने क्या कर सकते हैं, उनके पास इतनी पावर हो जाएगी, मतलब इतना कह सकते हैं कि एडवांसमेंट हो जाएगा टेक्नोलॉजी का, कि वो अल्टर कर सकते हैं फिल्म्स को। कैसे? सपोज यू वांट टू सी मैरिलियन मोनरे स्टार इन कासबाल्म का इन द प्लेस ऑफ इनग्रिड बर्गमैन। इसका मतलब है कि जो जैसे मान लीजिए कि आप एक एक्टर से आप उसकी जगह दूसरे एक्टर को देखना चाहते हैं, तो वो आप इजीली उसको अल्टर कर सकते हैं। न्यू टेक्नोलॉजी कैन मैनिपुलेट इमेज ऑफ मार्लियन एंड रिक्रिएट हर वॉइस स्पीकिंग द लाइन्स। यहाँ तक कि अगर कोई एक्ट्रेस जिंदा भी नहीं है तो आप उसकी भी इमेज नए मूवी में डाल सकते हैं। इमेज ऑफ मोनरे एंड अदर पॉपुलर्स बट डेड स्टार्स में बी यूज टू क्रिएट न्यू लाइब्रेरीज ऑफ द फिल्म सो फैंस कैन सी देयर आइडियल्स इन न्यू सिचुएशंस। इस तरह वो चेंज करके देख सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी का कमाल होगा आने वाले दिनों में, ये यहाँ कहना चाहता है। अब क्या है? स्ट्रेटजीज, इश्यूज एंड आईटी। अब कौन कौन से आईटी का यहाँ पर स्ट्रेटजीज हैं इश्यूज में, वो हम देखते हैं। फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशंस आर फेस्ड विथ न्यू बिजनेस डिमांड्स एंड आर सीकिंग Financial service institutions are faced with new business demands and are seeking to make more effective use of technology to respond to those challenges। अब फाइनेंशियल सर्विसेज में कौन कौन से चैलेंजेस आ रहे हैं, उनका उस पर आईटी टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ हो रहा है वो हम आगे देखेंगे। बिजनेस ड्राइवर फॉर चेंज इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करता है? इंक्रीज्ड कंपटीशंस। अब जाहिर सी बात है कि टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो कंपटीशंस भी बढ़ेगा। The fierce competition's environment in financial services comes from excess capacity, entry into the market by non-traditional competitors, and the availability of alternatives to traditional financial services products। तो इस तरह जब भी डेवलपमेंट होगा किस आईटी का, तो उसकी वजह से क्या होगा, मार्केट्स में नए नए तरीके के नॉन ट्रेडिशनल्स कंपटीटर्स आएंगे एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव्स, और एक चीज़ के कई सारे अल्टरनेटिव फाइनेंशियल सर्विस के आ जाएंगे, जिसकी वजह से कंपटीशन बढ़ जाएगा। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम इंक्लूड RDBMS बेस्ड कस्टमर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको बोलते हैं RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बेस्ड करता है कंप्यूटर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। वो मतलब क्या करेगा, रिलेशनल डेटाबेस है, वो अपने कस्टमर्स के डेटाबेस को मेंटेन करके रखेगा, किसको क्या पसंद है, किसको
कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, इस तरह की सारी जानकारी वो अपना सेव करके रखेगी। एंटरप्राइज डेटा वेयर हाउस सॉल्यूशंस एंड रिलेटेड डिसीजन सपोर्ट functions are receiving priority at banks, insurance companies and securities firm in international market। वो क्या करेंगे, इंटरप्राइजेस डेटा के यहाँ वो एक तरह का वेयर हाउस सॉल्यूशंस बनाएंगे जहाँ रिलेटेड डिसीजन से सपोर्ट फंक्शंस होंगे, जिसमें रिसीविंग अथॉरिटी एट बैंक्स होगी, इंश्योरेंस कंपनी होगी, जहाँ से वो डेटा लेंगे और कस्टमर्स को अनबोर्ड करने की कोशिश करेंगे। ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की वजह से होगा, जिसको RDBMS बोलते हैं। चेंजिंग कंज्यूमर्स बिहेवियर्स, और क्या करेगा, अब इससे IT के आने से और क्या इश्यूज हुए हैं, स्ट्रेटजिक इश्यूज, वो चेंजिंग कंज्यूमर्स बिहेवियर्स, जो कंज्यूमर्स हैं उनके बिहेवियर्स भी जल्दी जल्दी चेंज हो रहे हैं। द कंसिस्टेंट थीम ऑफ कंज्यूमर इज ए ग्रोइंग डिमांड फॉर सर्विस कन्वीनियंस एंड अवेलेबिलिटी अराउंड द क्लॉक फ्रॉम होम ऑफिस आर। अब जो कस्टमर्स क्या चाहता है, वो सर्विसेज राउंड द क्लॉक चाहता है, 24 घंटे चाहता है, अपने घर पे चाहता है, ऑफिस पे चाहता है और हर जगह चाहता है। वो मतलब इतना आलसी हो गया है कि वो हर जगह वही चीज़ चाहता है। शॉपिंग लोकेशंस वाइवर टेलीफोन्स, घर पे ही शॉपिंग कर रहा है, कियोस्क है, PCs एंड मोबाइल फोन्स है, और टोटली डिपेंडेंट हो गया है टेक्नोलॉजी पे, ये आप कह सकते हैं यहाँ से। इम्प्रूव्ड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, अब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इम्प्रूव्ड हुई है इसकी वजह से, वो भी देखते हैं कैसे हुई है। टुडे बैंकिंग सर्विसेज आर IT बेस्ड, अभी इस समय क्या है, जितनी भी बैंकिंग सर्विसेज हैं वो IT बेस्ड हैं। जैसे सम ऑफ द IT इनेबल्ड क्या है, एग्जिस्टिंग कोर बैंकिंग सर्विसेज इनेबल्ड बाय IT। CBS उसका एक एग्जांपल है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, अपना अकाउंट पूरे इंडिया में पूरी ब्रांचेस में किसी भी लोकेशन पे एक्सेस कर सकते हैं। एंड द रेस्ट आर IT सेंट्रिक सर्विसेज बिल्ड अराउंड इट, सच एज ATM, जैसे हमारे पास ATM है, अपने अकाउंट को हम एक्सेस कर सकते हैं, क्रेडिट डेबिट है वो कर सकते हैं, कार्ड्स एंड ऑनलाइन बैंकिंग, ये सारी इसके एग्जांपल हैं। ए नियो बैंक आल्सो नोन एज ऑनलाइन बैंक, इंटरनेट ओनली बैंक, वर्चुअल बैंक और डिजिटल बैंक। अब यहाँ से एक ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा कि एक नियो बैंक क्या होता है। इसको हम कहते हैं एक ऑनलाइन बैंक या इंटरनेट ओनली बैंक या वर्चुअल बैंक और डिजिटल बैंक, जो कि फिजिकल एग्जिस्टेंस तो नहीं होता है लेकिन ऑनलाइन होता है। इज ए टाइप ऑफ डायरेक्ट बैंक दैट ऑपरेट एक्सक्लूसिवली ऑनलाइन विदाउट ट्रेडिशनल फिजिकल ब्रांच नेटवर्क, मतलब इसकी फिजिकल ब्रांच नेटवर्क्स तो नहीं होती है लेकिन ये ऑनलाइन एग्जिस्ट करता है। Their services, even including account opening, may be accessed by client through their respective computers or mobile devices। जिससे कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं, हम अपना अकाउंट्स खोल सकते हैं ऑनलाइन। और इसके ऐसे नियो बैंक किसको बोलते हैं, जिसकी कोई फिजिकल ब्रांच ना हो लेकिन वो ऑनलाइन एग्जिस्ट करता हो, जहाँ पर हम ऑनलाइन अकाउंट खोल सकते हैं या ऑनलाइन सारा ट्रांजेक्शन्स सब कुछ कर सकते हैं। फिर अगला है इंटरनेट बैंकिंग और ऑनलाइन बैंकिंग। ये क्या होता है, ये तो सब आप सबको पता होगा, बैंकर्स हैं। तो ऑनलाइन बैंकिंग क्या होगा, इंटरनेट बैंकिंग comprises banking activities or services which can be availed by the customer at any point of time and from any place with their convenience। It is also called PC banking या ऑनलाइन बैंकिंग या साइबर बैंकिंग या वर्चुअल बैंकिंग। तो यहाँ से ऑनलाइन बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग क्या होती है, इसमें हमारा जो कस्टमर्स है वो अपना अकाउंट किसी भी समय कहीं से भी अपने टाइम के हिसाब से एक्सेस कर सकता है, उसे हम ऑनलाइन बैंकिंग भी बोलते हैं, PC बैंकिंग भी बोलते हैं, साइबर बैंकिंग भी कह सकते हैं, वर्चुअल बैंकिंग भी कह सकते हैं। ये सारे इसके नाम है, तो ये नाम याद रखिएगा कि वर्चुअल बैंकिंग क्या है, तो पता होना चाहिए, सारे एक दूसरे के नाम है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर आगे देखते हैं, इंटरनेट बैंकिंग डिलीवर्स बैंकिंग सर्विसेज थ्रू द ओपन एक्सेस कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो ओपन एक्सेस कंप्यूटर नेटवर्क्स का मतलब ऐसा नेटवर्क जो पब्लिकली ओपन हो, जिसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, तो उस नेटवर्क पे बैंकिंग सर्विसेज एक्सेस कर सकते हैं। यूजुअली जो बैंक
बैंकों के अंदर जितने भी CBS वर्क करता है वो सब इंटरनेट पे होता है, वो इंटरनल नेटवर्क हो गया। लेकिन ये हम इंटरनेट पे एक्सेस करते हैं जो ग्लोबली अवेलेबल है, डायरेक्टली टू कस्टमर्स होम। कस्टमर अपने घर पे कर सकता है। दैट कैन बी यूज्ड विद डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सच एज ए PC, मोबाइल फोन विथ ए ब्राउजर और डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर, स्मार्ट और इंटरनेट डिवाइसेस सच एज ए पर्सनल कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन विथ ए ब्राउज़र और डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर, स्मार्ट और इंटरनेट TV। इन सभी पे जिस पे भी हम इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, उसके पास ब्राउज़र होगा, डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर्स होंगे, उन सभी पे हम अपना अकाउंट एक्सेस कर सकते हैं। ये किसके थ्रू होता है? इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू होता है। फिर आगे देखते हैं। द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स नोट 3 प्राइमरी बेनिफिट्स दैट ड्रिवन ऑनलाइन रिटेल बैंकिंग। अब डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स नोट्स क्या बताता है? 3 बेनिफिट्स बताता है। एक इस IT का यूज़ करने से लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट, जिससे क्या होता है हमारी जो कॉस्ट है बैंकिंग में अगर कोई फिजिकली एक्टिविटी करते हैं तो उसमें कॉस्ट ज़्यादा है, लेकिन अगर वही डिजिटली आप कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट कम है। तो बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स कॉस्ट लेस यूजिंग द इंटरनेट की यूज़ की वजह से पेपर का खर्चा बच गया, प्रिंटिंग का पेन बच गया, जो बंदे वहाँ काम कर रहे हैं वो बच गया, नेटवर्किंग का बच गया, तो ये सारा। बट मोर इफ हैंडल बाई ए टेलर एट ब्रांच, जितने जो भी ब्रांच में एक टेलर हैंडल करता है उससे कॉस्ट इसकी कम होती है। अगला है न्यू सर्विसेज, नई तरीके के सर्विसेज बनते हैं। टुडे कस्टमर्स take advantage of financial services that could not have been imagined before the advent of the internet। मतलब इंटरनेट आने से पहले कौन कौन सी सर्विसेज हम यूज़ करते थे, इंटरनेट के आने के पहले हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। जैसे मोबाइल बैंकिंग की, हम कभी अपने मोबाइल से अपना बैंक को ऑपरेट कर पाएंगे, इस तरह की हमने कभी कल्पना नहीं की थी। इलेक्ट्रॉनिक बिल पेमेंट इन वन एग्जाम्पल, वो इलेक्ट्रॉनिक बैंक बिल है, इलेक्ट्रॉनिक अपने बिजली का बिल है या फ़ोन का बिल है, वो हम कभी नहीं सोचा था कि हम अपने मोबाइल से कभी उसको कर पाएंगे, लेकिन आज का हम कर रहे हैं। किसकी वजह से? IT की वजह से। 1-to-1 मार्केटिंग। अब हम 1-to-1 मार्केटिंग का मतलब क्या हो गया? पर्सन टू पर्सन, हर पर्सन के हिसाब से अलग अलग प्रोडक्ट दे रहे हैं। ऑनलाइन बैंकर्स विल नो नॉट ओनली द कस्टमर्स नेम, जो भी ऑनलाइन बैंकर्स हैं वो हर बंदे का नाम जानते हैं, कस्टमर्स नेम, बट ऑल्सो हिज एड्रेस, उसका एड्रेस भी बताएं, इनकम भी बताएं, वेदर ही अर्न्स। जब फिजिकली मैनुअल्स होते थे जिसमें हम कहते हैं बही खाता, उसमें जब लिखा जाता था तो हर बंदे का नाम नहीं याद रहता था, लेकिन अब विद इन चुटकियों में उसके नाम सेव है, हम कुछ भी उसका एक्सेस कर सकते हैं, तुरंत हम पता कर सकते हैं। वेदर ही ओन्स ए होम, उसके पास घर है या नहीं है, एंड व्हाट टाइप्स ऑफ अकाउंट ही इज हैज, उसके पास कौन सा अकाउंट है, करंट अकाउंट है, SB अकाउंट है, सब हम देख सकते हैं। इट विल आल्सो कीप ट्रैक ऑफ द कस्टमर्स फाइनेंशियल इंटरेस्ट, और हम ये भी पता कर सकते हैं कि उसका इंटरेस्ट किस में है, उसे हाउसिंग लोन चाहिए कि नहीं चाहिए, उसकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। इट इज़ बिलीव्ड द बैंक विल बी बेटर एबल टू प्रेडिक्ट एंड फुलफिल द नीड्स ऑफ ईच इंडिविजुअल दिस वे। इसकी वजह से क्या होती है, बैंकों को मदद होती है कई तरीके के प्रोडक्ट्स बनाने में, किसको किस टाइप की सर्विसेज चाहिए वो उसको प्रेडिक्ट कर सकती है और उसी हिसाब से अपने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकती है। ये इंटरनेट की वजह से हो पाया। बेनिफिट ऑफ यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग के बेनिफिट्स क्या हैं वो देख लेते हैं। बेनिफिट्स फॉर कस्टमर्स, कस्टमर्स के लिए कौन से बेनिफिट हैं और बेनिफिट्स फॉर बैंक, दोनों के लिए देखते हैं। नंबर 1, लेस वेटिंग टाइम। ऑफ कोर्स वेटिंग टाइम कम होगा अगर इंटरनेट बैंकिंग का एक्सेस है। और उसके बाद ईज एंड कन्वीनियंस, आसानी हो जाएगी और कन्वीनियंस भी रहेगा। 24/7 अवेलेबिलिटी रहेगी। सेल्फ सर्विस चैनल रहेंगे, खुद से ऑपरेट कर सकता है 24/7, हफ्तों के 7 दिन 24 आवर्स उसको यूज़ कर सकता है। सेव टाइम एंड मनी, इससे पैसा और टाइम दोनों की बचत होगी। अब देखते हैं बेनिफिट फॉर बैंक्स। बैंक्स के लिए कौन कौन से बेनिफिट हैं। इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी, बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी? उसका खर्चा कम लगेगा, कॉस्ट कम हो जाएगी, एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अदर चीज़ों में वो फोकस कर पाएगी बैंक।
इससे उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, कॉस्ट इफेक्टिव मैनेजमेंट हो जाएगी, कॉस्ट उसका कम हो जाएगा, उस कॉस्ट को उस पैसे को कहीं और दूसरी जगह यूज़ कर पाएगी। रीच वेयर देयर इज़ नो ब्रांच, कहते हैं ना कोने कोने में पहुंच जाएगी, कहीं पर भी जहां ब्रांच हो या ना हो आप वहां पर भी पहुंच सकते हैं। इसकी वजह से, इंटरनेट की वजह से इम्प्रूव कस्टमर रिलेशनशिप, इससे कस्टमर के बीच में रिलेशनशिप भी बढ़ेगी। फिर आगे है मोबाइल बैंकिंग। अब मोबाइल बैंकिंग का क्या यूज़ है, अभी हमने ऑनलाइन बैंकिंग देख लिया, अब मोबाइल बैंकिंग देखते हैं। मोबाइल बैंकिंग इज अ सर्विस provided by a bank or other financial institution that allows its customers to conduct financial transactions remotely using a mobile device such as a mobile phone or a tablet। जब हम अपने अकाउंट का ट्रांजेक्शन्स उसको हम मोबाइल से ऑपरेट कर पा रहे हैं रिमोटली, मोबाइल फ़ोन से या टैबलेट से, तो उसको क्या कहेंगे, मोबाइल बैंकिंग। अब इट यूज सॉफ्टवेयर्स यूजुअली कॉल्ड एन ऐप, इस अब ये क्या यूज़ करती है, इट यूज़ सॉफ्टवेयर, इसमें एक सॉफ्टवेयर यूज होता है जिसे हम ऐप बोलते हैं, शॉर्ट में ऐप, फुल फॉर्म में एप्लीकेशंस प्रोवाइडेड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर द पर्पज। अब जो भी बैंक होगी वो अपनी तरह इस तरह का एक एप्लीकेशंस प्रोवाइड करेगी जिससे हम उसको एक्सेस कर पाएंगे। जैसे भीम, एग्जांपल है भीम, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ये सब क्या है, एक एप्लीकेशंस प्रोवाइड करते हैं जिससे हम ट्रांजेक्शन्स मोबाइल बैंकिंग बोलते हैं कर पाएंगे। ऑल दीज आर इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट, इनसे क्या होगा, तुरंत रियल टाइम पेमेंट होगा। एप्स डेवलप्ड ओवर रिवॉल्यूशनरी प्लेटफॉर्म, किस पे वर्क करता है, यूपीआई पे। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है यूपीआई का फुल फॉर्म, यूनिफाइड प्लेटफॉर्म इंटरफेस, ये यूपीआई का फुल फॉर्म है, यूनिफाइड प्लेटफॉर्म इंटरफेस, ये याद रखिएगा। विच वॉज इंट्रोड्यूस बाई एनपीसीआई, जिसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, एनपीसीआई ने इंट्रोड्यूस किया था। इसको यूपीआई को, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है, यूनिफाइड प्लेटफॉर्म इंटरफेस, इंट्रोड्यूस किसने किया था, एनपीसीआई ने, बाई एनपीसीआई ड्यूरिंग फरवरी 2017 में इसको इंट्रोड्यूस किया था। मोबाइल बैंकिंग इज़ यूजुअली अवेलेबल ऑन ए 24 आवर बेसिस। अब मोबाइल बैंकिंग क्या है, 24 आवर, क्योंकि हम पीसी तो हर समय नहीं लेके चल सकते हैं, रास्ते में भी नहीं लेके चल सकते हैं, लेकिन क्या है कि हम लैपटॉप तो लिए रहते हैं लेकिन थोड़ा सा झंझट होता है खुलने में, लेकिन हम मोबाइल को कभी भी 24 आवर एक्सेस कर सकते हैं। लाइसेंस बैंक विद द प्रोविजन ऑफ कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस, दैट इज लाइसेंस बैंक जितने भी हैं वो सीबीएस यूज़ कर रहे हैं, आर परमिटेड टू ऑफर मोबाइल बैंकिंग, उनको आरबीआई ने परमिट किया है कि मोबाइल बैंकिंग वो दे सकते हैं सर्विसेज टू देयर कस्टमर्स आफ्टर ऑब्टेनिंग नेसेसरी परमिशंस फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। ये पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स आरबीआई का है, यहाँ से लाइसेंस बैंक के परमिशंस ले सकते हैं, उसके बाद वो मोबाइल बैंकिंग लॉन्च कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ ओनली रूपी बेस्ड सर्विसेज विद इन इंडिया आर अलाउड, ये क्वेश्चंस यहाँ से एक बन सकता है कि अभी तक इंडिया में केवल रूपी बेस्ड सर्विसेज अलाउड है। क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर ऑफ एनी काइंड आर प्रोवाइडेड, हम अपने देश से दूसरे देश में क्रॉस बॉर्डर मोबाइल बैंकिंग के थ्रू से नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ याद रखनी है आपको। आगे देखते हैं *99 हैश शॉर्ट कोड, इसको क्या बोलते हैं, मोबाइल बैंकिंग इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू स्मार्टफोन्स। अब जैसे मोबाइल बैंकिंग हम स्मार्टफोन्स में ही यूज़ कर सकते हैं, उसमें नेटवर्क तो होना चाहिए, नेट होना चाहिए, लेकिन अगर हमारे पास मान लीजिए कि स्मार्टफोन्स नहीं है तब हम कैसे यूज़ करेंगे, उसके लिए *99 हैश शॉर्ट कोड यूज़ किया जाता है। उसी के बारे में यहाँ बताया गया है। मोबाइल बैंकिंग इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द स्मार्टफोन, की मोबाइल बैंकिंग हम ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि केवल स्मार्टफोन पर ही कर सकते हैं, उसके लिए एनपीसीआई ऑफर्स मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज ऑन ए नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी का फुल फॉर्म क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विसेज डाटा, इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विसेज डाटा, और पूरा प्लेटफॉर्म
नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म बोलते हैं इसको, शॉर्ट नेम है NUUP, U फॉर यूनिफाइड, U फॉर यूएसएसडी, P फॉर प्लेटफॉर्म, N फॉर नेशनल। थ्रू ए शॉर्ट कोड, इसके लिए यूज किया जाता है शॉर्ट कोड *99#। दिस नंबर्स अलाउज बैंकिंग कस्टमर टू एक्सेस बैंकिंग सर्विसेज विद ए सिंगल नंबर अक्रॉस ऑल बैंक्स। यही *99# सेम नंबर्स किसी भी मोबाइल हैंडसेट की डिपेंडेंसी नहीं है, किसी भी टेलीकॉम पे डिपेंडेंसी नहीं है, इसका यूज़ करके मोबाइल हैंडसेट की नहीं है, किसी भी रीजन का डिपेंडेंसी नहीं है, हम मोबाइल बैंकिंग को एक्सेस कर सकते हैं। इसके द्वारा हम उसका फंड ट्रांसफ़र या कर सकते हैं। ये सेम फीचर्स इसमें भी हम यूज कर सकते हैं। ये है *99# कोड। यहाँ आपको याद रखना है यूएसएसडी का फुल फॉर्म अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विसेज डेटा, NUUP का फुल फॉर्म नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म, ये आपको याद रखना है। फिर चैलेंजेस ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग। अब जाहिर सी बात है कि इतना सब कुछ होगा तो चैलेंजेस भी आएंगे, देखते हैं वो क्या है। ऑनलाइन बैंकिंग इज डिपेंडेंट ऑन रिलायबल इंटरनेट कनेक्शंस, मतलब ऐसा कनेक्शन, इंटरनेशनल इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए जिस पे आप विश्वास कर सकें, जिस पे इजिली हैक ना हो सके। कनेक्टिविटी इश्यूज समटाइम्स मेक इट डिफिकल्ट टू डिटरमाइन इफ ट्रांजेक्शंस वाज कंप्लीटेड और नॉट। कभी कभी होता है, सबके साथ ही हुआ होगा, जो भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस करते हैं कि ट्रांजेक्शन करते करते समय नेटवर्क से डाउन हो गया या कुछ हो गया, जिसकी वजह से हमें पता नहीं चलता था कि ट्रांजेक्शंस कंप्लीट हुआ या नहीं। ऑन सच ओकेजन, इस ऐसी परिस्थिति में कंज्यूमर्स प्रेफर फेस टू फेस इंटरेक्शंस विद बैंकर्स। इस कंडीशंस में कंज्यूमर्स जो कस्टमर्स हैं वो बैंक से डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं जब उनको पता नहीं चलता। इनिशिएटिव्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर प्रोपेगेटिंग ई बैंकिंग। अब गवर्नमेंट ने ई बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या स्टेप्स किए हैं वो हम अब आगे देखेंगे। The Government of India enacted the IT Act 2000 with effect from October 17 अक्टूबर 2000 को IT एक्ट 2000 इफेक्टिव हुआ, जो कि क्या प्रोवाइड करता है, डेट याद रखिएगा, विच प्रोवाइडेड लीगल रिकॉग्निशंस टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शंस। जो क्या बनाता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शंस जितने भी होते हैं उनको वैध बनाता है, एंड अदर मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जितने भी ई कॉमर्स के में ट्रांजेक्शंस होंगे उन सबको एक लीगल दस्तावेज कह सकते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स का पावर देता है, उसको वैध बनाता है। RBI monitors and reviews the legal requirement of e-banking on a continuous basis to ensure that challenges related to e-banking may not pose any threat to financial stability of the nation। अब रेगुलेटरी मॉनिटर्स भी करता है जितने भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं कि कोई भी इफेक्ट ना पड़े फाइनेंशियल ई बैंकिंग पे, या कोई भी थ्रेट ना होने पाए जिससे इंडिया को या भारत को, देश को कोई लॉस हो जाए, वो भी RBI मॉनिटर्स करता है। NPCI is permitted by the RBI to enhance the number of mobile banking services and widen the IMPS। NPCI क्या करता है, परमिटेड बाय NPCI को परमिशंस मिली है RBI के इन्हेंस करने के लिए नंबर ऑफ मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज एंड वाइडन द IMPS को बढ़ाने के लिए, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज चैनल्स लाइक ATMs, UPI, इन सबको बढ़ाने के लिए। NPCI इज आल्सो वर्किंग एंड आल्सो हैज़ लॉन्च्ड सम ऑफ द मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज एक्सटेंडेड थ्रू सम ऑफ द सोशल नेटवर्किंग एंड मैसेजिंग साइट्स एज वेल एज बिग प्लेयर्स लाइक गूगल। NPCI ही सबको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि UPI ट्रांजेक्शन्स हो जाए, वो इसी तरीका का सर्विसेज प्रोवाइड करता है जैसे गूगल पे को करता है, पेटीएम को करता है। बिना NPCI के ये सारे वर्क नहीं करेंगे। आगे देखते हैं NPCI एंड एक्सप्लोजन ऑफ UPI ट्रांजेक्शंस। अब UPI ट्रांजेक्शंस कितने बड़े हैं उसके बारे में देखते हैं। UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, UPI का फुल फॉर्म होता है, पता होना चाहिए। इज़ एन इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट, इसमें तुरंत रियल टाइम पेमेंट सिस्टम्स है। डेवलप्ड बाय NPCI ने डेवलप किया है। फैसिलिटेटिंग इंटर बैंक पीर टू पीर एंड पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजेक्शंस। इसमें दो तरह के ट्रांजेक्शंस होते हैं, पीर टू पीर मतलब पर्सन टू पर्सन, मतलब एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर्स में, एक कस्टमर से मर्चेंट में, दो तरीके के ट्रांजेक्शंस को ये करता है।
द इंटरफेस इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई एंड वर्क्स बाय इंस्टेंटली ट्रांसफरिंग फंड्स बिटवीन टू बैंक अकाउंट ऑन मोबाइल प्लेटफॉर्म। और ये क्या करता है, दो अकाउंट के बीच में अकाउंट ट्रांसफर करने का होता है। फंड्स बिटवीन टू बैंक्स अकाउंट ऑन मोबाइल प्लेटफॉर्म्स, मोबाइल प्लेटफॉर्म के बीच में ये प्रोवाइड करता है कि पैसे कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं। एनी यूपीआई ऐप कैन यूज पेमेंट एंड ट्रांसफर फंड फ्रॉम एंड टू यूपीआई इनेबल्ड बैंक्स। कोई भी यूपीआई जिसमें है वो ऐसा नहीं है कि डिपेंडेंट हो कि हाँ किसी बैंक का किसी बैंक में ही जाए, वो हम किसी भी बैंक का किसी भी प्लेटफॉर्म का यूपीआई से किसी को भी कहीं पर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम वेरियस थर्ड पार्टी ऐप्स सच एज, ये थर्ड पार्टी ऐप्स बोले जाते हैं गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, मोबाइल बैंकिंग, मोबीक्विक अमेज़न पे, सैमसंग पे, व्हाट्सएप पे, एनपीसीआई का खुद का है जिसको हम भीम यूपीआई भी बोलते हैं। तो ये सब थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस कहलाते हैं। अगर जैसे कोई बैंक है, उस बैंक का खुद का अगर यूपीआई नहीं है तो किसी दूसरे का अगर उसके कस्टमर यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में उसको थर्ड पार्टी टीएसपी बोलते हैं, थर्ड पार्टी बोलते हैं। टू मेक ईज ऑफ पेमेंट, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड NIPL रिसेंटली साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद यूके बेस्ड PPRO फाइनेंशियल टू एक्सपेंड द एक्सेप्टेंस ऑफ यूपीआई इनटू फॉरेन मार्केट स्पेशली इन चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट विच अकाउंट्स फॉर हाफ ऑफ ऑल इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स कमिंग फ्रॉम इंडिया। तो इसमें एनपीसीआई ने क्या, भारत के बाहर भी अगर ट्रांजेक्शन्स करना है जैसे चाइना हो गया, यूएसए हो गया, तो उसके लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है किसके साथ, एनपीसीआई ने एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के साथ। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड। तो इसके साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई है कि जिसकी वजह से हम क्रॉस बॉर्डर भी यूपीआई पेमेंट कर पाते हैं। अब आगे देखते हैं पावर हंग्री यूपीआई बैलेंस एंड मोबाइल वॉलेट एज ए सॉल्यूशंस। अब यूपीआई बैलेंस जो है पावर हंग्री कैसे है एंड मोबाइल वॉलेट्स है उसका सॉल्यूशंस कैसे हैं वो देखते हैं। सिंस 50% ऑफ यूपीआई ट्रांजेक्शन्स आर बिलो ₹200। अब जैसे है मोस्टली जितने ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो छोटे अमाउंट से होते हैं जो 200 से कम है। ऑफ हायर फ्रिक्वेंसी रेट, जिनकी मतलब होने की चांसेस ज़्यादा हैं, जो ज़्यादातर ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं छोटे डिनोमिनेशन के होते हैं। इट क्रिएट्स लार्ज बैकलॉग ऑफ बैलून विच इंक्रीज फेल्योर रेट एंड इफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ एंटायर पेमेंट नेटवर्क। जिसकी वजह से जब मानिए कि वैसे आपने एक ट्रांजेक्शन किया 10,000 का, तो एक ही ट्रांजेक्शन हुआ, अब ये 10 रुपये का कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है, कोई 20 रुपये का, कोई 50 का, कोई 200 का, कोई 100 का, कोई 20 का, कोई 10 का, 15 से कई सारे, तो 10,000 अमाउंट का में कई सारे ट्रांजेक्शन हो सकते हैं। जिसकी वजह से क्या होगा, लोड बढ़ेगा नेटवर्क में फेल होने के चांसेस होंगे, ट्रैफिक बढ़ेगा। तो उस सब में केस के जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी बढ़ेगी एंड कंप्यूटिंग पावर ऑफ बैंक्स भी बढ़ेगा। यूपीआई मोबाइल ऐप्स विल हैव टू सपोर्ट ऑन डिवाइस। तो ये सिचुएशन, इस बैकलॉग को बचाने के लिए क्या लाया गया, यूपीआई वॉलेट। उसमें क्या होता है, जो पैसा होता है वो अकाउंट से नहीं आता, वो वॉलेट में पड़ा हुआ होता है। मतलब पैसा पहले से ही यूपीआई मोबाइल ऐप्स में होता है। विल हैव टू सपोर्ट ऑन डिवाइस वॉलेट फीचर्स एज पर आरबीआई डायरेक्टिव्स फ्रॉम दिसंबर 2021, जो आरबीआई ने 2021 में परमिट किया था। जिसकी वजह से क्या होता है कि पैसा अकाउंट से नहीं आता, उस वॉलेट में पड़ा होता है, मतलब वो बाहर ही होता है और जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स में ज़्यादा पार्ट नहीं करता है, जिसकी वजह से इस समस्या से छुटकारा मिल जाता है और बैकलॉग बच जाता है। The inbuilt wallet will help in low-value instant payment by using the infrastructures of mobile app developer, thus decreasing load on banks through decentralization of back-end infrastructures and resources. जिससे क्या होगा कि बैकलॉग इंफ्रास्ट्रक्चर्स और जितने भी हैं इन सब का प्रॉब्लम से उसको छुटकारा मिल जाता है। किसकी वजह से, मोबाइल वॉलेट की वजह से। अब छोटे जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं उन सबको बचाने के लिए किसका यूज़ होता है, मोबाइल वॉलेट का।
इसका इसीलिए इसका मोबाइल वॉलेट में सभी जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं वो वॉलेट मोबाइल वॉलेट या यूपीआई वॉलेट की तरह से एक फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। अब आगे देखते हैं वेब कंज्यूमर्स क्या होता है। ओवर द वर्ल्ड देखते हैं एक मिनट। ओवर द वर्ल्ड द इंटरनेट इज रैपिडली growing as an alternative shopping place for consumers. Without internet there would be no e-commerce because internet is vehicle through which majority of business to business will work. अब यहाँ कहने का मतलब बिना इंटरनेट के ई कॉमर्स बिजनेस नहीं चल पाता, क्योंकि जो हमारा इंटरनेट है वो एक तरीके का व्हीकल है ई कॉमर्स बिजनेस चलाने के लिए। बिजनेस ई कॉमर्स टेक्स प्लेस, तो बिना इंटरनेट के वो भी वर्क नहीं करेगा। एनीवन हु वांट्स टू सक्सेसफुली सेल प्रोडक्ट्स, कोई भी व्यक्ति जो जिसे प्रोडक्ट सेल करना है एंड सर्विसेज ऑन द इंटरनेट से नीड्स टू बी अवेयर ऑफ द फॉलोइंग दैट ड्रॉ कंज्यूमर्स टू इंटरनेट। अब वो इंटरनेट पे रहना है, उसे इंटरनेट पे सेल करना है, तो उसे कंज्यूमर्स तो क्या क्या उसे जानना पड़ेगा, चॉइस एंड कन्वीनियंस, उसकी कस्टमर की चॉइस क्या है और उसको कितना आसानी होता है। इट इज़ द मेन ड्राउज फॉर इंटरनेट शॉपिंग, ये मेन ड्राउज है शॉपिंग का। जैसे फॉर एग्जांपल द लार्जेस्ट चेन बुक स्टोर्स, अगर फिजिकली कोई बुक स्टोर होगी तो मैक्सिमम कितना कॉपी रख सकती है, 1 लाख, 150 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख डिफरेंट बुक्स रख सकती है। लेकिन वाइल एन इंटरनेट बुक स्टोर्स में कैरी अराउंड 2.5 मिलियंस इंक्लूडिंग रेयर एंड आउट ऑफ प्रिंट टाइटल्स। ऐसी ऐसी किताबें आपको इंटरनेट में मिल सकती हैं जो कि आपको फिजिकली कहीं नामुमकिन है मिलना, और इतनी सारी मिल सकती हैं 2.5 मिलियंस, ये तो छोटा नंबर है, इससे भी ज़्यादा। एंड कन्वीनियंस इज़ ए मेजर बेनिफिट, और बहुत ही आसानी से मिल सकती हैं। जबकि अगर आप फिजिकल दुकान पे जाएंगे या फिजिकल शॉप पे जाएंगे तो आपको ढूंढने में, उसको बताने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ केवल सर्च करके तुरंत मिल जाती हैं। एंड कन्वीनियंस इज़ ए मेजर बेनिफिट इंटरनेट में। वाई वेट इन लाइन, क्यों हमें वेट करना पड़ेगा लाइन, क्यों अपना समय बर्बाद करना पड़ेगा एट द बैंक व्हेन यू कैन ट्रांसफर फंड्स फॉर फ्री एट होम, जबकि आप घर बैठे ही अपना पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं चुटकियों में, तो क्यों हम बैंक जाना पसंद करेंगे। ये एक इसका बेनिफिट हो सकता है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, और आपको इन्फॉर्मेशन भी कंप्लीट मिल जाएगी। एंड इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन दैट सेट्स वेब कंज्यूमर्स अपार्ट फ्रॉम देयर ऑफलाइन काउंटर पार्ट्स इज दैट दे हैव एक्सेस टू बेटर एंड मोर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट। वो अपने प्रोडक्ट्स के बारे में ज़्यादा जानकारी, जबकि इतना फिजिकली आदमी नहीं बता पाएगा, लेकिन वो यहाँ पर अपना जो भी चाहेगा वो अपनी क्वेरीज को यहाँ वेब कंज्यूमर्स जो है सर्च कर सकता है इंटरनेट में। एंड सर्विसेज दे वांट, और कौन सी सर्विसेज उसे चाहिए वो भी सर्च कर सकता है। इट्स मच ईजियर फॉर ए कंज्यूमर्स टू कंपेयर द रेट्स एंड सर्विसेज ऑफ डिफरेंट बैंक, और डिफरेंट बैंक में कौन कौन से क्या क्या रेट्स हैं और कौन कौन से प्रोडक्ट हैं वो भी कंपेयर कर सकता है एट होम, आप उन्हें घर बैठे इन वन सिटिंग प्लेस, एक ही जगह पे बैठ के, अदर देन टू कॉल और विजिट ईच बैंक, ना कि वो हर बैंकों में जाके या विजिट करके या फ़ोन करके, वो घर बैठे ही सारा इंफॉर्मेशंस अपने विदिन टाइम पे उसको मिल सकती है। अब आगे देखते हैं डिस्काउंट। इट इज़ अदर रीजंस कंज्यूमर्स ऑप्ट टू शॉप, उसको क्या दूसरे और फायदे मिल सकते हैं, और कौन से ऑप्शन है। शॉप वाइव द वेब, वो वेब के द्वारा, मतलब ऑनलाइन वो वर्ल्ड वाइड वेब में ही शॉपिंग कर सकता है। कंज्यूमर्स हु बाई एंड सेल स्टॉक्स थ्रू द इंटरनेट कॉमनली पे लेस पर ट्रेड, उसमें फीस भी उसको कम लगेगी क्योंकि कई ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, मिडिल चार्जेस सारे बच जाएंगे। वाइल दोज हु गो थ्रू ट्रेडिशनल ब्रोकरेज पे मोर, जो भी ब्रोकरेज के थ्रू जाएगा उसमें मिडिल मैन कई सारे पैसे उसको देने पड़ेंगे, जबकि वेब पे उसको कम पैसे में ही काम हो जाएगा। फिर कस्टमाइजेशंस भी हो सकता है। द रिपोर्ट
mentions a final benefit that consumer seeks through the internet customizations. Consumers have greater opportunity to pick and choose through the internet. वो अपने ही तरीके का कस्टमाइजेशंस कर सकता है, मतलब उसे क्या क्या फीचर्स चाहिए वो बता सकता है इंटरनेट पे. वेदर दे आर ऑर्डरिंग ए कस्टमाइज कंप्यूटर सिस्टम आर ज्वाइनिंग ए न्यू बैंक, वो इस तरह के कई सारे चीज़ें वो इंटरनेट पे कर सकता है. जस्ट एज कंज्यूमर कैन कंपेयर रेट्स एट डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सो दे कैन सीक आउट द इंस्टीट्यूशंस दैट प्रोवाइड द एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सर्विस दे नीड. कौन कौन सी उसको सर्विसेज चाहिए वो आराम से बैठ के कस्टमाइज करके वो चेक कर सकता है. आगे है इंटरेक्टिव टेक्नोलॉजी फॉर बैंक. बैंक के लिए भी इंटरेक्टिव टेक्नोलॉजी होगी, जैसे गो ऑन द इंटरनेट एंड गेट योर बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं. ट्रांसफर फंड बिटवीन योर अकाउंट, अपने ही दो अकाउंट्स हैं वो आप उसमें पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं. पे योर बिल्स कर सकते हैं. बैलेंस योर इलेक्ट्रॉनिक चेक बुक कर सकते हैं. बाई ए CD बुक कर सकते हैं. ए बुक कर सकते हैं कार, ए बुक को बुक बाई कर सकते हैं. कार कर सकते हैं. प्ले कोई भी ट्रेड भी कर सकते हैं. चेक आउट योर पोर्टफोलियो, कुछ भी कर सकते हैं. इतना एक्सेस दे रखा है थ्रू द इंटरनेट. ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन यू नीड ऑन ए इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. IPO खरीद सकते हैं, उसके बारे में पता कर सकते हैं. विच मे बी ऑफ इंटरेस्ट, कौन अच्छा होगा. चेक आउट द स्पोर्ट्स के स्कोर्स चेक कर सकते हैं किसी भी टाइम विद द वेब इनेबल्ड ATM. अब इसी तरह वेब इनेबल्ड ATM होता है. यू कैन चेक योर ईमेल अप एंड बाई ए कंसर्ट टिकट. आप ईमेल चेक कर सकते हैं वेब से. ईमेल पे भी बैलेंस आ सकता है और कोई भी कंसर्ट टिकट भी कर सकते हैं. कुछ भी इतना एक्सेस दे रखा है. टुडे एन ATM कैन बी इक्विप्ड टू रिकॉग्नाइज द कस्टमर बाय रीडिंग द आइरिस ऑफ IR फिंगर. अभी तो इस समय ऐसे ATMs आ रहे हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, वो अपने कस्टमर्स को रिकॉग्नाइज कर सकता है बाय रीडिंग द आइरिस ऑफ IR फिंगर्स. वो ये तो जो हमारी आंखों की आइरिस होती है उसको स्कैन कर सकता है या फिंगरप्रिंट को और रेटिना को स्कैन करके कर सकता है. सच एन ATM इज कॉल्ड पिनलेस ATM. इस तरह के ATM को पिनलेस ATM कहते हैं. ये यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मैंने रेड कलर में किया हुआ है. This technology of identifying user by their biological features is called biometric, which is used in many facets of life today. इस तरह का जो भी यूज़ होता है उसको हम बायोलॉजिकल फीचर्स बोल सकते हैं. जैसे आधार कार्ड इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल. आधार कार्ड उसमें से एक तरह का एग्जांपल होता है. इन दिस लाइन वेयर फिंगरप्रिंट्स ऑफ ऑल 10 फिंगर्स आर स्टोर्ड एंड लिंक्ड टू द कार्ड्स. जैसे हमारे आधार कार्ड में सारे 10 फिंगरप्रिंट्स स्टोर होते हैं. दिस हैज़ इनेबल्ड EKYC. इसका यूज़ भी बैंक में होता है EKYC वेरीफाई करने के लिए, जिसे इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर कहते हैं. एंड हेल्प्ड इन टेकिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन ड्राइव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुवर्ड सक्सेस. जिसका यूज़ गवर्नमेंट हमारी कर रही है फाइनेंशियल इंक्लूजन में, जैसे DBT हो गया, डायरेक्ट फंड ट्रांसफ़र हो गया, और कई तरीके की योजनाएं हैं जिसमें गवर्नमेंट ये सुनिश्चित करना चाहती है कि जो सब्सिडी है या कोई योजना का लाभ है वो सही बंदे तक पहुंच रहा है कि नहीं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली इंट्रोड्यूस ईज़ का फुल फॉर्म यहाँ से आप देख लीजिएगा. इज़ इनहेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सेलेंस फॉर कस्टमर. इस तरह का गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है. रिफॉर्म्स फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक, जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए है. टू इंश्योर क्लीन, क्या इंश्योर करने के लिए है, क्लीन एंड स्मार्ट बैंकिंग यूज़ करने के लिए. 2 वर्ड से ये याद रखिएगा कि इसका काम किस लिए है, क्लीन एंड स्मार्ट बैंकिंग के लिए है, फॉर बेटर कस्टमर सर्विसेज के लिए है. जहाँ पर क्लीन का क्या मतलब है, क्लीन इज मीन फॉर क्रेडिट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. क्रेडिट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्लीन के लिए है. एंड द एक्रोनॉम स्मार्ट का फुल फॉर्म यहाँ से पूछ सकते हैं. रिप्रेजेंट करता है स्पीडी, S फॉर स्पीडी, M फॉर मल्टी चैनल, E फॉर एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल, R फॉर रिस्पॉन्सिव एंड T फॉर टेक्नोलॉजी इनहेंस सर्विसेज टू कस्टमर्स. ये इनहेंस इसका जो उद्देश्य है वो क्लीन एंड स्मार्ट बैंकिंग है, जहाँ क्लीन का मतलब है क्रेडिट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड स्मार्ट का मतलब है
Speedy, multi-channel, accessible and affordable, responsive and technology enhanced service to customers। ये इसका फुल फॉर्म है, इसमें कैसे यूज होगा ये याद रखिएगा, क्योंकि इसका फुल फॉर्म यहाँ से ये क्वेश्चंस बन सकता है इस यूनिट से। आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। इन सम ब्रांचेस यू कैन ओपन वन सेविंग बैंक अकाउंट्स एट अकाउंट ओपनिंग कियोस्क। अकाउंट ओपनिंग कियोस्क का यहाँ से फुल फॉर्म है AOK बोलते हैं, वैसे पूछा नहीं जाएगा वैसे, लेकिन देख लीजिएगा दिया है तो बोल सकते हैं विद इन 15 मिनट्स। अब अकाउंट ओपनिंग कियोस्क लगाया तो वहाँ हम आप अकाउंट खोल सकते हैं 15 मिनट में। SBI इंटेलिजेंट असिस्टेंट SIA जिसे बोलते हैं, एंड AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड स्मार्ट कार्ड चैट असिस्टेंट लगा है जो कि चैट कर सकता है असिस्टेंट, एड्रेस कस्टमर्स इंक्वायरीज इंस्टेंटली एंड हेल्प्स देम विथ एवरीडे बैंकिंग टास्क लाइक ए ह्यूमन डज। वो बिल्कुल वैसे ही काम कर सकता है जैसे कि एक ह्यूमन करता है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कि आपसे चैट कर सकता है, आपका कस्टमर से इंक्वायरी कर सकता है, आप कुछ भी उससे पूछ सकते हैं बैंकिंग के बारे में, वो सारी चीज़ें एक लाइक ए ह्यूमन जैसे एक टेलर या स्टाफ बताता है बिल्कुल वैसे ही बताएगा। HDFC बैंक AI enabled स्मार्ट चैटबॉट कॉल्ड एवा। ठीक इसी तरह HDFC बैंक ने बनाई है AI enhanced चैटबॉट जिसका नाम है एवा, वर्क्स विद द गूगल असिस्टेंट जो गूगल असिस्टेंट पर काम करता है, ऑन मिलियंस ऑफ एंड्रॉयड डिवाइसेस टू सॉल्व कस्टमर्स क्वेरीज एंड प्रोवाइड देम विद बेटर सर्विसेज, और अपने कस्टमर्स को बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सिमिलर चैटबॉट, इसी तरह का चैटबॉट ICICI बैंक के पास है एंड कोटक बैंक के पास है जो कि 24/7 बेसिस टू एड्रेस कस्टमर्स क्वेरी। इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता है, वो अपने कस्टमर्स की क्वेरीज को 24/7 सुनते हैं और उसका सॉल्यूशन देते हैं। ये चैटबॉट है, इसका नाम याद रखिएगा। ईवा जो है HDFC का है, सेम AI इसी तरह का है जो कि गूगल असिस्टेंट पे काम करता है HDFC का, सेम इसी तरह ICICI बैंक और कोटक बैंक ने कर रखा है, और SBI का जो है वो SIA है, SBI इंटेलिजेंस असिस्टेंट। आगे देखते हैं प्रिपेयरिंग फॉर टेक्नोलॉजी बेस्ड वर्कफोर्स एंड वर्क फ्रॉम होम। अब प्रिपेयरिंग फॉर ए टेक्नोलॉजी बेस्ड वर्कफोर्स एंड वर्क फ्रॉम होम क्या है, ये अभी कोविड की वजह से ये चीज़ें आई, कोविड आने के बाद इसका थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। वर्क फ्रॉम होम डिस्क्राइब वर्क बीइंग डन रिमोटली। वर्क फ्रॉम होम का मतलब क्या है, आपको काम जो है अभी तक हम ऑफिस में करते थे वो अब हम रिमोटली बैठ के कर रहे हैं इंस्टीड ऑफ एट एन ऑफिस। ऑफिस की जगह पे हम कहीं और दूसरी जगह बैठ के अगर हम काम कर रहे हैं तो उसको हम रिमोट वर्क फ्रॉम होम के नाम से जान सकते हैं। द एक्रोनॉम वर्क फ्रॉम होम इज़ यूज्ड एज ए निकनेम फॉर द कॉन्सेप्ट। इसके लिए वर्क फ्रॉम होम WFH यूज़ करते हैं। मेनी ऑर्गेनाइजेशंस transitioned their employee from the office to a work from home model during the COVID-19 global pandemic। जब COVID-19 आया उस समय कई ऑफिस ने अपने एम्प्लॉयज़ को ये सहूलियत दी कि आप अपने घर पे बैठ के काम कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम हैज़ बेनिफिट एज वेल एज चैलेंजेस। इसके फ़ायदे भी हैं और चैलेंजेस भी हैं। सम ऑफ द बेनिफिट्स बीइंग लेस कम्यूटिंग टाइम उसमें कम लगता है, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी है, बेटर वर्क लाइफ बैलेंस हो जाता है, आदमी बैलेंस कर सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब वो कभी भी काम कर सकता है। इंक्रीज्ड मोटिवेशंस भी उसका बढ़ा रहेगा कि वो घर पे भी है, एंड रिड्यूस्ड नीड फॉर ऑफिस स्पेस, और स्पेस की भी उसे ज़रूरत नहीं पड़ती ऑफिस की। वेल लुकिंग एट द चैलेंजेस, ये इसके फ़ायदे हो गए। अब चैलेंजेस देख लेते हैं। द बिगेस्ट चैलेंजेस विद दिस वर्क फ्रॉम होम इज़ मैनेजिंग प्रोजेक्ट्स व्हेन योर टीम इज स्प्रेड आउट अक्रॉस मल्टीपल लोकेशंस। अब कुछ वर्क्स होते हैं जिसमें कई लोगों का टीम वर्क लगता है, अगर इस केसेस में है तो कम्युनिकेशंस में उनको मैनेजिंग करने में दिक्कत हो सकती है। एक बंदा यहाँ बैठा है, दूसरा वहाँ बैठा है, भारत के 4 कोनों पे बैठे हैं, तो वो कैसे एक दूसरे को हैंडल कर पाएंगे। कम्युनिकेशंस की दिक्कत होगी, कहीं मिसकम्युनिकेशंस होगा, तो इससे क्या होगा, प्रोजेक्ट जो है डिले हो सकता है। अब आगे देखते हैं। Also without having a physical presence, communication is more difficult and keeping track of individual tasks is problematic।
स्पेशली फॉर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। अब जैसे कोई कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है तो उसमें कम्युनिकेट करना पड़ेगा और डिफ़िकल्ट होगा, वो ट्रैक रखना पड़ेगा कि कौन बंदा कौन सा काम कर रहा है, एंड लार्ज टीम होगी तब भी दिक्कत होगी। एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चैलेंजेस पोस्ट बाय ऑर्गेनाइजेशंस विद वर्क फ्रॉम होम इज सिक्योरिंग द कनेक्शन। और इसका एक चैलेंजेस क्या आएगा कि जो कनेक्शंस हैं नेटवर्क्स के बिटवीन द एम्प्लॉय एंड द इंटरनेशनल नेटवर्क्स, जो ग्लोबल नेटवर्क्स है उसमें और एम्प्लॉय के कनेक्शंस में और ऑफिस के नेटवर्क में, ऑर्गेनाइजेशंस ओवर द इंटरनेट विच पोज साइबर रिस्क। इससे क्या बढ़ेगा, साइबर रिस्क का खतरा बढ़ा रहेगा क्योंकि हम ग्लोबली नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड रहेंगे एंड डेटा लीकेज के भी चांसेस रहेंगे, डेटा लॉस भी होगा एंड अटैक ऑन इंटरनल सिस्टम बाय एक्सप्लोइटिंग इनसिक्योर वाईफाई। वर्क फ्रॉम होम कनेक्टिविटी की वजह से हमें इंटरनल सिस्टम्स में ब्रेक या ब्रीच या थ्रेट्स भी देखने को मिल सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों ये जो हमारा आईटी विथ इंफॉर्मेशन आईटी एंड डिजिटल बैंकिंग का जो मॉड्यूल 1 था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, इस यहीं पर ख़त्म होता है। चलिए लगे हाथ इसी समय हम एमसीक्यू भी देख लेते हैं कि एमसीक्यू जो हमने पढ़ा हमें क्या समझ में है। अब देखते हैं पिनलेस एटीएम एक्सेस इज डन थ्रू। अभी हमने पढ़ा था कि पिनलेस जो एक्सेस है एटीएम में वो कैसे होगा, आइरिस के थ्रू होगा। हमने पढ़ा था आइरिस के थ्रू या बायोमेट्रिक के थ्रू या रेटिना के थ्रू। तो यहाँ आंसर स्मार्ट कार्ड्स, पासवर्ड्स और आइरिस दिया हुआ है, तो यहाँ हमारा आंसर आइरिस हो जाएगा क्योंकि पासवर्ड में पिन लगेगा, स्मार्ट कार्ड में भी पिन लगेगा, तो यहाँ से हमारा इसका आंसर हो जाएगा आइरिस। विद आईटी वी कैन नॉट अचीव, आईटी के साथ हम क्या अचीव नहीं कर सकते हैं, वर्क फोर्स फ्लेक्सिबिलिटी अचीव कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट द वेल्थ इक्वली नहीं कर सकते हैं। वर्क फोर्स तो हम फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, ग्लोबलाइजेशंस कर सकते हैं, वैश्वीकरण, रिड्यूस फाइनेंशियल फ्रॉड्स कर सकते हैं, तो रिड्यूस कर सकते हैं लेकिन एकदम ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन हम जो वेल्थ है, धन है, उसको हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं कि जो जैसा बंदा जैसा काम कर रहा है उसके हिसाब से उसको पैसे मिलेंगे, तो वो हम नहीं कर सकते हैं। Which of the following at present invariably use biometric technology in India? अब बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी किसमें यूज़ होती है, पैन कार्ड में। पैन कार्ड में ऐसा नहीं होता, सभी को पता है। आधार कार्ड में यूज़ हो रहा है, डेबिट कार्ड में, एटीएम में नहीं, डेबिट का एटीएम में नहीं हो रहा है, पैन कार्ड में नहीं हो रहा है, तो यूज किस में हो रहा है, इस आधार कार्ड में हो रहा है। क्रेडिट कार्ड में भी पिन यूज़ होता है, तो ये सारे ऑप्शन गलत हो गए और सही क्या हो गया, हमारा आधार कार्ड सही हो गया। उसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चंस। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट चैलेंज इन इम्प्लीमेंटेशन वर्क फ्रॉम होम। अभी हमने देखा था कि वर्क फ्रॉम होम में सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या आया था, सिक्योर कनेक्टिविटी का आया था। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्किंग रहेगा, ऑफिस स्पेस रहेगा, एम्प्लॉय मोटिवेशंस रहेगा, लेकिन सिक्योरिटी इश्यूज रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि सिक्योरिटी इशू, पहला आंसर सिक्योर कनेक्टिविटी इसका आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, एक्सप्लॉइजन ऑफ लो वैल्यू यूपीआई ट्रांजेक्शंस हैज इंक्रीज्ड, volume which have become power hungry. Just to address the fast increasing processing needs, the following solution is suggested. अब हमने पढ़ा था कि जैसे कई ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं यूपीआई की जो 200 से कम के होते हैं, तो उस केसेस में पावर हंग्री वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है, बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं, जिसको मिटिगेट करने के लिए कौन सा सजेशंस दिया गया था, मोबाइल वॉलेट का दिया गया था, यूपीआई वॉलेट का, और बाकी एनएफसी तो नियर फील्ड टेक्नोलॉजी है, तो वो बिना पिन के ट्रांजेक्शन्स के लिए इनकरेजिंग कार्ड पेमेंट्स ये हो ही नहीं सकता। प्रोलिफरेटिंग नेफ्ट ये भी नहीं है नेफ्ट के लिए, तो इसका आंसर मोबाइल वॉलेट्स हो जाएगा, क्योंकि मोबाइल वॉलेट्स के थ्रू से हम छोटे ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों हमारे यूनिट फर्स्ट एमसीक्यू भी समाप्त होता है।